नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। किसान आंदोलन का रविवार को आपको यह बता दें कि रविवार को 18वां दिन रहा और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और किसानों के कुछ जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और राजस्थान के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। कृषि कानूनों को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम रह चुकी है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं से बैठक की, जबकि राजनाथ सिंह की पहल पर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से किसान हट गए। उधर अपने आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की रविवार को बैठक हुई और जिसमें फैसला किया गया कि किसान सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर अनशन पर बैठेंगे और इन सभी स्थानों पर किसान नेता अनशन करेंगे। साथ ही इस मौके पर किसानों ने आंदोलन को खालिस्तानी और अन्य संगठनों से जोड़ने पर भी आक्रोश और रोष जताया। ये देखिए, ये तो सरकार ने सोचना है, सरकार ने देखना है कि क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो हमने तो मांग मांगी अपनी कि हमारे को ये तकलीफ है, दुख है और ये सरकार ने रफा करना है। जब सरकार ही मतलब के नहीं चाहती इस संघर्ष को नबेड़ना तो हम कैसे करेंगे। आप देखिए कि सरकार की नीयत और नीति कैसी है। वो इस संघर्ष को मतलब के जुड़ाया खुर्द-बुर्द करने के लिए, इसको हटाने के लिए वो नई नई साजिशें रच रही है, कभी कुछ करती है। आपको पता है, हमने लड़के पकड़ाए, लड़कियां पकड़वाई और क्या किया उनका, ये तो बताएं। ये हमारे को क्या भी कहते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये नक्सलाइट है, कभी कुछ कहते हैं, कभी अब कहना शुरू कर दिया है कि ये तो पाकिस्तान और चाइना इनको चला रही है। अरे भाई, हमारे को जेकर पाकिस्तान और चाइना चला रही है तो जो बाकी सबको छोड़ दो। जैसे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं, जैसे कि दुष्यंत दवे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जब मीटिंग हुई और सबक बात बताया और भी सभी लोग आ रहे हैं। इन सब की बात छोड़, क्या यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा है? वो हमारे हक में बोल रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, धक्के हो रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं मानी जाए, तो ये नहीं मान रहे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, एक ही सवाल है कि उसका जवाब दे दे कि क्या यूएनओ को पाकिस्तान और चाइना चला रहा है। एक बात हो, उधर सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें नजर रखने की जरूरत है ताकि कोई गलत तत्व हमारे बीच न हो और हमारे सभी युवाओं को सतर्क रहने की भी जरूरत है। अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम एक समिति गठित करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। कल डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन होंगे, वहाँ पर हम अपना ज्ञापन देंगे और यहाँ पे लोग अपनी भूख हड़ताल करेंगे। जो हमारे लीडर्स हैं वे बैठेंगे हर पॉइंट पे और वो सुबह ही 8 बजे से 5 बजे तक। तो जिससे एक सरकार को एक हमारा मैसेज है, ये एक शांतिपूर्ण तरीके का हमारा मैसेज है कि सरकार तक ये बातें जाए। हमारा ना कहीं रास्ता जाम करने का है, ना कोई वो है। और अभी भी जो हमारे प्रोग्राम चल रही है, ये दिल्ली को सील नहीं हमने कर रखा, ना हम सब्जी रोक रहे, ना हम दूध रोक रहे, ये पूरा तय हो चुका है और जो साइड से लोग यहाँ जा रहे हैं। राकेश जी, जो घटना हुई थी गाजीपुर बॉर्डर पे, हो रहा है कि वहाँ पे जाना है कि कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो मगर किसानों ने बोला था कि हमारी खुद की लड़ाई है। हाँ, उनको जाने के लिए बोला था, उनको वो चले गए। वे लोग वहाँ से आए थे, वे कुछ बैनर अपने ले रहे थे। तुमने कहा कि भाई आप नहीं, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, आप अपना वहीं लड़ो। यहाँ पे ओनली फार्मर्स, हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे और जो विवादित लोग हैं इस तरह के, उसके लिए कोई मंच यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आपने ये शब्द बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि थोड़ा आपको कान जो यंगस्टर्स हैं उनको ध्यान रखें। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों ने सोमवार को एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। मैं भी कल एक दिन का उपवास रखूंगा। आम आदमी पार्टी के सभी समर्थक और वॉलंटियर से अपील करता हूं कि सोमवार को एक दिन का उपवास रखकर किसानों का समर्थन करें। देश के भी सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों में किसानों की मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें।
एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें। अपने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दिन, जब हम भी रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए बैठे थे, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी तरह तरह के षड्यंत्र रच के हम लोगों के खिलाफ रोज अखबारों में और मीडिया में, टीवी चैनलों पे स्टोरी प्लांट की जाती थी कि ये गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में कांग्रेस के द्वारा, आज वही कोशिश किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी कल पार्टी मुख्यालय पर सामूहिक उपवास रखेगी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी कल पार्टी मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास करेगी। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किसानों की भूख हड़ताल के ऐलान पर कहा है कि किसान बातचीत के लिए आगे आए, क्योंकि बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के सरकार ने जो तत्परता दिखाई है वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। संवाद के रास्ते से ही कोई नतीजा। मंत्रियों का वार्ता समूह निरंतर किसान नेताओं से, किसान यूनियन से संपर्क में है और हमें आशा है कि उनके संयुक्त प्रयासों से जल्द कोई नतीजा निकलेगा। किसान आंदोलन जारी है तो सियासत भी भारी है। दरअसल दिल्ली में 18 दिन से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और अब 14 दिसंबर से किसानों ने अनशन का ऐलान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन के उपवास का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन जारी है, सियासत भी भारी है। आंदोलन के नाम पर सियासत अपने काम पर, हंगामे के नाम पर कौन रोक रहा है समाधान को। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इससे केंद्र सरकार की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जहां केंद्र सरकार बेबस नजर आ रही है, तो वहीं किसान आंदोलन के नाम पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने कल एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपवास का ऐलान बेशक आज किया हो, मगर दिल्ली की सीमा पर तैनात किसानों का संघर्ष पिछले 18 दिनों से जारी है।
किसान नेताओं ने सरकार को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि ये कहा है कि जल्द ही तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए, नहीं तो किसानों का अनशन लगातार जारी रहेगा और इसकी जिम्मेदारी खुद केंद्र सरकार की होगी। सबसे पहला मेरा ये है कि चौधरी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो उस चीज़ के लिए मानेंगे और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा, उसमें ये जो इशू हैं सारे वे इशू उसमें रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पर रहेंगे जो लीडरशिप है और जहाँ जहाँ हमारी नाकेबंदी है। आंदोलन के नाम पर हो रही सियासत पर बीजेपी बेशक जवाब दे रही हो और किसानों के आंदोलन को हाईजैक होने के दावे भर रही हो, लेकिन किसानों के संघर्ष को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के पास भी अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के कई मंत्री लगातार बैठक करके किसानों के समाधान की कोशिश में जुटे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों के किसानों से मिलकर कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। अब केंद्र सरकार की जिद कहें या फिर मजबूरी, लेकिन इतना साफ है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी तीनों कानूनों को किसानों के फायदे का कानून बताने में लगे हैं और चर्चा की बात कर रहे हैं। अगर किसानों का साफ कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। अगर इतना साफ है कि लगातार होती देरी की वजह से केंद्र सरकार को इसका खामियाजा नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसानों के इस आंदोलन के बीच राजनीतिक दल अपना अपना झंडा ऊपर रखना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के आड़ों हाथों लिया है और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वह कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर चीन से आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसान से बात करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो क्या अब वह पाकिस्तान से किसान भी लाएंगे? आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। आप सांसद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर ऐसे काम कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को ठेस पहुंच रही है। 24 नवंबर को कैप्टन अमरिंदर ने अडानी के साथ एक समझौता किया है। जमीन बचाने की, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं पूंजीपतियों के साथ गुप्त एग्रीमेंट कर रहे हैं। 24 नवंबर को अडानी के साथ कैप्टन साहब ने साइन किए हैं एक एग्रीमेंट पर पंजाब सरकार की तरफ से। जो खेतों में सिंचाई के लिए बिजली है उसका ठेका अडानी को दे दिया। 24 नवंबर को, 24 नवंबर वो दिन है जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे। 26-27 को उनका दिल्ली पहुंचने का, दिल्ली चलो का नारा था। तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि आप दिल्ली चलो, हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपकी अगुवाई करेंगे, और दूसरी तरफ 24 नवंबर को साइन कर रहे थे। वो एग्रीमेंट सामने आ गया। ये तो किसी से लुकी छिपी बात नहीं है।
कैप्टन साहब, किसान जो हैं, जिन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उन पूंजीपतियों के लिए बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो अब तो यह भी यकीन हो गया है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये, कि अमित शाह को कैप्टन साहब मिलने के लिए आए थे, तो किस काम के लिए आए थे? शायद अमित शाह ने यही बुलावा उनको भेजा था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अडानीज का जो एग्रीमेंट है पंजाब की बिजली का, वो हो गया। तो शायद वही बता कि जी मैं पंजाब में 24 नवंबर को साइन करके आया हूं, अडानीज के साथ बिजली मैंने बेच दी है प्राइवेट प्लेयर्स को। दूसरी तरफ जो किसानों की मुख्य मांग है, जो चाहे तो विज्ञान भवन में नरेंद्र तोमर जी या पीयूष गोयल के सामने किसान रखते हैं, चाहे तो अमित शाह के सामने, कि एक मांग ये भी है कि अमेंडमेंट बिजली का जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 बिल टेबल नहीं करोगे आप, ये भी मांग है। ये 3 कानूनों को वापस लेने के साथ साथ ये मांग भी है कि बिजली को प्राइवेट करने का जो बिल है वो आप लेके नहीं आओगे। एक तरफ तो किसान जिस मांग के लिए लड़ रहे हैं उसका भी समर्थन कर रहे हैं कैप्टन साहब। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने किसानों की भूख हड़ताल के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है। शहनवाज ने कहा है कि बातचीत से ही किसी मुद्दे का हल निकल सकता है, किसानों को आकर बातचीत करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले, वो जब भी चाहें, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। बातचीत का जो रास्ता है वो सरकार ने नहीं रोका है, वो बातचीत करने आए और समाधान उसका ज़रूर निकलेगा। कोई भी समस्या हो उसका समाधान बातचीत से निकल सकता है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उनको विचार करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और किसान के हित के लिए जो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर किसान आंदोलन और माओवादी के साथ ही नक्सल से मुक्त हो जाए तो किसान समझेंगे कि कृषि कानून उनके हित में है। साथ ही कहा कि अगर फिर भी किसानों को कोई परेशानी हो तो केंद्र के द्वार उनके लिए हमेशा चर्चा के लिए खुले हैं। आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश के किसान जो अधिकांश मात्रा में इसके साथ खड़े हैं, कुछ किसानों को कुछ संदेह था, उसका भी हमने समाधान 100% निकाल दिया, जो हमें मीटिंगों के माध्यम से ध्यान में आया। फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। पंजाब के डीआईजी जेल ने भी प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के उप महानिरीक्षक जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। जाखड़ ने आगे क्या कहा है आपको बता दें कि शनिवार को राज्य सरकार को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनका ये कहना है कि किसान लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और किसी ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना है। मैं एक अनुशासित बल से हूं और नियमों के अनुसार मैं ड्यूटी पर रहने के दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सकता। मुझे अपनी नौकरी के बारे में पहले तय करना है, फिर आगे की कार्रवाई तय करनी है। तो वहीं डीआईजी जेल लखविंदर सिंह के इस इस्तीफे को लेकर हमारे संवाददाता विनीत कपूर ने उनसे खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उस खास बातचीत के कुछ अंश।
दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के साथ जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक में फैसला लेने को लेकर संजीदा होती नजर नहीं आ रही। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी किसानों के साथ बैठक हो रही है, कभी केंद्र की मोदी सरकार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है, लेकिन केंद्रीय कानूनों पर फैसला लेने को अभी भी तैयार नहीं है कि क्या ये कानून जो हैं वो वापस होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों के आंदोलन की बात करें तो उनको पंजाब से, हरियाणा से, विभिन्न इलाकों से समर्थन जो है लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले राजनीतियों ने समर्थन दिया और अब अधिकारी वर्ग की बात करें तो एक पीपीएस अधिकारी हैं लखविंदर सिंह जाखड़, पंजाब पुलिस विभाग के ईमानदार अफसर, वो आज किसानी आंदोलन में अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़। नमस्कार जी, एएनबी न्यूज़ वालों को। सबसे बड़ा एक सवाल आपका, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं सुर्खियों में हो। आप सुर्खियों में हो क्योंकि आपने किसानी आंदोलन का समर्थन किया, अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। क्या रीज़न, क्या केवल किसानी आंदोलन ही इसका रीज़न है या कोई अन्य रीज़न भी रहे जिस वजह से आपने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की? इसका केवल और केवल किसान ही रीज़न है। मैं किसान का बेटा हूँ। किसानी के कारण ही, मेरे पिताजी द्वारा की गई मेहनत के कारण ही आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ। और ये सब मान लो मैं दो साल बाद रिटायर हूँ तो तब भी मेरे को किसानी ही करनी है। तो आप ये समझिए, जो मेरे को विरासत में मिला वो किसानी थी, जो मेरे को विरासत में मैंने अपने बच्चों को देनी है वो भी किसानी है। तो ये जो ओहदे हैं या सरकारी पोस्ट है, ये आती जाती रहती हैं, बट जन्म से मैं किसान हूँ। इससे पहले मैंने इंडियन आर्मी में भी सर्विस की है और अब मैं ये प्रेजेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा। तो बाय बर्थ मैं किसान हूँ। बाय बर्थ आप किसान हो, किसान होने के नाते आप इस आंदोलन के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाय बर्थ होने के कारण किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। उसमें बात यह है कि जैसे आप ये समझिए कि किसानों की जो प्रॉब्लम आई है, ये कानून बनने के बाद किसानों को कोई भी कीमतें सही नहीं मिलेगी, किसानी बिल्कुल डाउन आएगी, और अगर और डाउन आती है किसानी तो उसमें ये सारा ख़त्म हो जाएगी किसानी। तो जैसे हम लोग हैं या जो अब मौजूदा जनरेशन है वो अपने बच्चों को क्या कहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये किसानों के हक में हैं, अगर ये किसानों के हक में हैं तो किसानों को तो मांग ही नहीं की किसानों ने तो इसकी। और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बनाने का। मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि सेंटर क्यों बना रहा है। उन्होंने ट्रेड एंड कमर्स में बनाया है। एग्रीकल्चर इज नॉट ट्रेड एंड कमर्स, इट इज एग्रीकल्चर मीन्स इट्स इन स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट रहा नहीं। अब जिस तरह से कानून लगातार केंद्र पास करती नजर आ रही है, ऐसे नहीं लगता आपको कि स्टेट्स के जो राइट हैं वो केंद्र उनसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि किसानी जहां स्टेट सब्जेक्ट होता था, किसानों को राहत स्टेट से उम्मीद रहती थी, और यहाँ पर जिस तरह के ये कानून आए, लगातार जद्दोजहद करे। 2 महीने पहले पंजाब के अंदर आपने आंदोलन देखा, रेलें बंद रही, आंदोलन रहा, और आज 17 दिन हो चुके हैं दिल्ली में सरदरातों के अंदर किसान जो है अपने हकों की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सजीता नहीं है। कहाँ जा रहा है आखिर देश? किस तरफ केंद्र की सरकार जो है वो देश को ले जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो कानून बनाए गए किसानों ने तो मांग की नहीं है। अब ये किसके लिए बनाए गए हैं ये आप भली भांति जानते हैं। आप लोग प्रेस में कवर करते रहे हैं और किसान लीडरशिप इसको प्रोजेक्ट करती रही है कि हमें ये मंजूर नहीं। तो अगर ये जो सारा सिस्टम है, अगर ये ऐसे ही चलता है तो किसानी तो ख़त्म समझिए। तो अगर किसानी खत्म है तो हम लोग भी खत्म है, जो किसान है वो भी खत्म है। तो हम ऐश करूंगा, बिल्कुल किसान हूं, किसानी करूंगा। और आज जो ये फैसला लिया है ये भी अपने बच्चों के लिए लिया, उनके भविष्य के लिए लिया है, क्योंकि अगर ये कानून पंजाब में लागू होते हैं तो फिर पंजाब की किसानी लाजमी है कि बदहाली की तरफ जाएगी। इसी वजह से लगातार पहले पंजाब में 2 महीने किसान और अब 17 दिनों से दिल्ली के अंदर किसान जो है वो मोर्चा लगाए बैठे हैं। हालांकि 15 तारीख को एक बार फिर से एक बैठक प्रस्तावित की गई है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि उसमें अपने रुख में बदलाव करके केंद्र के मंत्री जो हैं वो किसानों के साथ टेबल पर बैठते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2। छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाते वक्त ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें कोर सेक्टर उद्योगों के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों और वैश्विक तकनीकी आधारित उद्योगों की भी स्थापना और विकास करना है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। कोर सेक्टर उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। भूजल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में कमी। एमएसएमई को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा। उद्योगों के लिए 15 दिन में भूमि का डायवर्जन। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं पहले इन सुधारों की आवश्यकताओं को जाहिर किया था, लेकिन हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किसानों के लिए ये कृषि कानून कैसे फायदेमंद होंगे। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैंने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कानून लागू करेंगे, मंडी से नियंत्रण से किसानों को मुक्त करेंगे। शरद पवार जी ने पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह की अगुवाई में प्लानिंग कमीशन ने उसका समर्थन किया था, कानून बनाया था, रिकमेंडेशन किया था। और उस समय मनमोहन जी की सरकार के साथ आरजेडी भी खड़ी थी, टीएमसी भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सीपीआई सीपीएम सभी खड़े थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये गलत है। अभी जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसके सदस्य अमरिंदर सिंह थे और कमलनाथ भी थे कि ये मामला लिबरलाइज होना चाहिए, किसानों के अवसर मिलने चाहिए। तो विरोध के लिए विरोध, कोई काम भले ही इससे उनकी छवि गड़बड़ाए, उनका दोहरापन दिखाई पड़ाया जाए, इस हमारे देश में जागरण करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है किसानों का हित या विरोधी दलों के राजनीतिक स्वार्थ। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम पूरे देश में हवा बनाएंगे, कि इस कानून के बारे में सही से समझाएंगे। ये कानून किसानों के हित में है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया विस्तार से, और हमने मीटिंग में बताया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों और किसानी के विकास के लिए समर्पित है। 1 लाख करोड़ रुपया दिया है हम लोगों ने 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में। बाकी फसल, बाकी बीज, इनपुट कॉस्ट, ये आपने देखा। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैंने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कानून लागू करेंगे, मंडी से नियंत्रण से किसानों को मुक्त करेंगे। शरद पवार जी ने पत्र लिखा था,
मनमोहन सिंह की अगुवाई में प्लानिंग कमीशन ने उसका समर्थन किया था, कानून बनाया था, रिकमेंडेशन किया था। और उस समय मनमोहन जी की सरकार के साथ आरजेडी भी खड़ी थी, टीएमसी भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सीपीआई सीपीएम सभी खड़े थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह गलत है। अभी जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसके सदस्य अमरिंदर सिंह थे और कमलनाथ भी थे कि ये मामला लिबरलाइज होना चाहिए, किसानों के अवसर मिलने चाहिए। तो विरोध के लिए विरोध, कोई काम भले ही इससे उनकी छवि गड़बड़ाए, उनका दोहरापन दिखाई पड़ाया जाए, तो इस हमारे देश में जागरण करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है किसानों का हित या विरोधी दलों के राजनीतिक स्वार्थ का। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन के 18वें दिन भी इस आंदोलन यह 18वें दिन प्रवेश किया और केंद्र सरकार के आपको बता दें किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। केंद्र सरकार किसानों से कई दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने यहाँ पर सीधे तौर पर जो शर्तें रखी गई हैं उस पर बात बनती नजर नहीं आ रही। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर रविवार को एक बार फिर से सक्रिय नजर आए। अमित शाह ने पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। साथ ही इन नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री को पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी दी और इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इस दौरान किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। उधर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने किसानों के आंदोलन को लेकर बयान दिया है। जायसवाल ने कहा है कि किसानों के इन तीनों कानूनों से किसानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे और किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों के लिए ये जो 3 कानून आए हैं उनसे किसानों के तरक्की और विकास के रास्ते खुलेंगे और 2022 में जो हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो और 1.5 गुनी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी एमएसपी को बढ़ा करके और बाकी सभी चीज़ों से कर चुके हैं, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए यह तीनों कानून अति आवश्यक हैं और पूरे बिहार की जनता पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। इन कानूनों का हम समर्थन करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज क्रांति की नगरी मेरठ के दौरे पर रहे और मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय किसानों की जनसभा को यहां पर उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय था और इस मौके पर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आमदनी 2 गुना किए जाने के लिए जो कानूनी सुधार होगा, उस कानूनी सुधार के बिना नहीं संभव है। एक पहली व्यवस्था थी तो क्यों किसान जो है गरीब रह गया, क्यों किसान कमजोर हो गया, क्यों उसकी जोत छोटी हो गई। ये कांग्रेस के लोगों ने जिन्होंने इस देश के ऊपर 55 साल हुकूमत किया है उनको साफ करना चाहिए। कृषि अध्यादेश के मुझे याद है कि जब यूपीए शासन था तो उस समय 12,000 करोड़ रुपए के करीब 2014 में कृषि का बजट था। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद वह 1,20,22,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग मैं ये समझता हूँ कि 7 गुना से ज्यादा वृद्धि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के हित में हुआ है। उसी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो है वो जो है पैसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने पश्चिमी यूपी के किसानों की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी के किसान मेहनती भी हैं और देशभक्त भी हैं। किसान की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाया है, इस तरह की बातें कहीं। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है, इसलिए वह किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यह वो लोग हैं जो देश की प्रगति, गरीब का विकास और किसान की समृद्धि नहीं चाहते। ये वो लोग आज किसान आंदोलन के सहारे देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है,
वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए सबूत छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नई शर्त भी जोड़ दी है। नई शर्त क्या जोड़ दी है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कानून के विरोध में और भी किसान भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से किसानों का जत्था बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए कानून किसानों के लिए मौत के वारंट हैं और यह वारंट जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे, इसी तरह से विरोध का यह सिलसिला जारी रहेगा। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਮ। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के निर्देश पर कृषि कानूनों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के युवा नेता जैसे हैं प्रताप यादव ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसान यात्रा निकाली और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर बैलगाड़ी के साथ गांव पहुंचकर किसान कानून के विरोध में लोगों को जागरूक किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद के उझाना गांव में पहुंचकर किसान किताब सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के दौरान गांव के पास धरने पर किताब सिंह की मौत हो गई थी। और इस आंदोलन के दौरान अब तक जींद सोनीपत के साथ ही हिसार के 3 किसानों की जान जा चुकी है। पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों में दर्जन भर किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही उझाना गांव में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किताब सिंह के परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वह आपके परिवार के साथ खड़े हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। तो आप किस प्रकार उनके साथ हैं और उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बयान दिया था, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए और उनके घर में एक नौकरी भी देनी चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं गए हैं, एक कॉज के लिए गए, किसान के लिए गए हैं। और सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इतनी सर्दी है, इतना कष्ट में है किसान, पूरे देश के किसान हैं, तो तुरंत इनकी बात मानकर और उनसे सरकार है जो इस आंदोलन को किसान आंदोलन ने बताकर विपक्ष का आंदोलन बता रही है। विपक्ष का कोई बात है, हम इसमें नेतृत्व नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं, समर्थन है हमारा पूरा। और जितने भी नेता हैं सारे किसान को, कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा। सभी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा कोई भी नहीं दे रहा। जेजेपी पार्टी जेजेपी भी कह रहे हैं ऐसा है। इसी वास्ते कोई बयान देना अलग बात है, एक तरफ बयान देते हैं समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते विधानसभा का आज राज्यपाल जी का है, तुरंत सेशन बुलाएं इमरजेंट और अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे, पता लग जाएगा कौन किसानों को। सरकार के द्वारा खालिस्तान बोला जा रहा है किसानों को, सर खालिस्तान बोला जा रहा है किसानों को, क्या कहना चाहोगे सर? कांग्रेस उम्मीदवार घोषणा कब कर देगी? सर किसानों को खालिस्तान बताया जा रहा है, जिस प्रकार से किसान बैठे हुए हैं तो खालिस्तान हित की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा कब?
यूपी के मथुरा के नौझील थाना इलाके के बाजना में 2 दिसंबर से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान नेता रामबाबू कटेलिया अनशन पर बैठे हुए थे और देर रात प्रशासन के कुछ लोग रामबाबू कटेलिया को मनाने के लिए मोरकी मैदान पहुंचे। किसान नेता रामबाबू कटेलिया और प्रशासन के बीच बात नहीं बनी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ उच्च अधिकारियों से वार्ता के लिए बलदेव थाने ले गई, जहां पर करीब 1.5 घंटे तक प्रशासन के अधिकारियों तो एक लड़का वो पंकज वहाँ पे थे, फ़ोन ले लियो। मैं यहाँ पे तो फ़ोन क्यों ले लियो भाई मैंने की। और एक सिपाही जटुआ मेरे ऊपर तो फ़ोन खींच चल रहे, मैं कहा करे, मैंने कहा मेरे हाथ पकड़ लिया, मैं कहा करे मैंने की बदतमीजी मेरी, फ़ोन कैसे ले लिया मैंने। तो मैं समझ गया, मैंने की अब मैंने की आ गई भाई बात में, पुलिस भाई ने जो गद्दारी कर रहे हैं मैंने की वहाँ तो प्यार तेल भाई लाए मैंने की पैमाइश के वहाँ मैंने अब मेरे आंदोलन ख़त्म करने के लिए मेरे को प्रयास है कि नहीं ले जाकर बंद कर दो। चलो मैं कृषि कानूनों के विरोध में 18 दिन से देशव्यापी किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें देश विदेश से लोगों का इस संघर्ष को समर्थन मिल रहा है। पंजाब के रिटायर्ड फौजियों की तरफ से भी इस संघर्ष को भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बरनाला से सैकड़ों सैनिक जो हैं वो पंजाब प्रधान की तरफ से बड़ी गिनती में रिटायर्ड फौजियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तरफ अपना काफिला रवाना किया। तो वहीं आपको बता दें कि बरनाला के गुरुद्वारा ठाठ श्री गुरु नानक साहिब की अरदास उपरांत जय किसान और जय जवान के नारे भी लगाए गए। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ। और सारे वीरां ने मैडल लाए हुए ने, सारे वीर खुश ने कि असी अज दिल्ली वाल उन्हां दी सपोर्ट ते कूच कर रहे हैं। जिहड़ी मोदी सरकार है ये बहुत गलत कर रही है। जदों किसान कहते ने कि सानू नहीं चाहिए कुछ तो फिर ये जबरदस्ती क्यों देन लगे ने। और मैं इन्होंने यकीन भी दिवाना कि जिहड़े समुचे पंजाब के साबका सैनिक ने 3,25,000 तो उत्ते साबका सैनिक परिवार ने वो अपने परिवारों समेत आ किसान वीरां दे नाल खड़े ने चट्टान वांग। और जिथे भी लोड़ पई असीं उत्थे जहां एक तरफ किसान दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं और विद बिलों को रद्द कराने की मांग की जा रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली में डटे हुए हैं और दिन रात धरना प्रदर्शन उनका जारी है। तो वहीं पंजाब के पटियाला में किसान परिवारों की महिलाएं अब खेतों में हल और ट्रैक्टर चला रही हैं। किसान परिवार की महिलाओं ने कहा है कि हमारे घर वाले दिल्ली में इन कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और हम यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। जब तक मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੌਫੀ ਦਈਏ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਟੌਫੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੌਫੀ ਖਾਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਟੌਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਟੇ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਟੋਏ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਟੋਏ ਤਾਂ 2-2 ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਜੀ। जम्मू कश्मीर के पोशाना पूंछ में जारी मुठभेड़ में दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि उनका सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पूंछ जिले के दोग्रान पोशाना में मुठभेड़ लगातार जारी रही और असल में 3 दिन पहले 3 आतंकवादियों का एक समूह सीमा पार करके चला आया था और पाकिस्तानी आतंकियों का यह गुट शोपियां में जा रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी। पुलिस आतंकियों का पीछा करते हुए मौके पर पहुंची, लेकिन बर्फबारी के चलते टीम सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकी। रविवार को दोपहर बाद एक अन्य मूवमेंट के बारे में पता चला। आतंकियों को सरेंडर करने को कहा गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल था, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। इस ऑपरेशन में आर्मी के स्थानीय यूनिट भी पुलिस के साथ थी और मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल के साथ एक UBGL और एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया गया।
उधर गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को रविवार सुबह गुजरात पुलिस गांधीनगर स्थित उनके आवास से ले गई और गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम ने विपुल चौधरी को उनके घर से उठाया। पुलिस ने विपुल चौधरी के खिलाफ तकरीबन आपको बता दें कि 14.80 करोड़ रुपए की डेयरी घोटाले केस में यह कार्रवाई की है। साथ ही सीआईडी क्राइम के मुताबिक मामले में दूध सागर डेयरी के करीब 1932 कर्मचारियों के बैंक खातों के जरिए बोनस जारी किया गया था, लेकिन बाद में उनसे करोड़ों रुपए वापस ले लिया गया। एक तरफ जहां पर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण का हथियार उठा लिया है। मुंबई में बीजेपी के दादर कार्यालय में ओबीसी मोर्चा समिति की बैठक बुलाई गई और बैठक में अध्यक्षता प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की और इस दौरान फडणवीस ने राज्य सरकार के उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा। मराठा आरक्षण के संदर्भ में इस सरकार की नीति ये पूरे तरीके से ढुलमुल रही है और इस सरकार की नीति के कारण ही मराठा आरक्षण जो हाई कोर्ट से वैध तय हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया है और हम ये मानते हैं कि सरकार इसमें पूरे तरीके से असफल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब सरकार के ही विधायकों ने और मंत्रियों ने मिलकर ओबीसी आरक्षण के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है और जिस प्रकार से सरकार की गतिविधियां चल रही है, ओबीसी समाज में एक डर है कि हमारा आरक्षण कहीं ना कहीं छीन लिया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश हो रही है, जो मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। और सरकार के मंत्री ये कैबिनेट में बोलने की जगह मोर्चा निकालते हैं, सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, लेकिन कैबिनेट में अपना मुंह नहीं खोलते। तो हमको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत इस सरकार की पार्टियां दोनों तरफ का ढोल बजा। बिजली के बिलों के संदर्भ में जिस प्रकार से इस सरकार ने पलटी मारी है, हमारे सुधीर बाबू यहाँ है, वो हमेशा एक सरडे की स्टोरी बताते हैं। उस प्रकार की अवस्था, इतने रंग इसके ऊपर इस सरकार ने बदले कि शायद वो जो सरड़ा होता है वो भी शर्मा जाए। इस प्रकार की अवस्था इस बिजली के बिलों के बारे में हुई है। कल परसों ही हमने एक बिजली का बिल देखा कि जिसका घर जब बाढ़ आई थी कोल्हापुर में, बाढ़ में बह गया, उसको भी बिजली का बड़ा बिल देने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है। और एक प्रकार से लोगों को आश्वासन देना और फिर उस पर घूम जाना और पलटी मारना, ये नित्य क्रम इस सरकार का। इसके खिलाफ भी हम लोग यूपी में सिद्धार्थनगर जनपद पंचायत के लोटन ब्लॉक ग्राम पंचायत सारियावल खुर्द में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के साथ ही ब्लॉक के अधिकारी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजना को पलीता लगा रहे हैं। ब्लॉक के दर्जनों ग्राम सभाओं में योजनाओं के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। जिम्मेदार जहां पर एक और मानक विहीन शौचालय निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं नियमों को ताक पर रखकर योजना की धनराशि लाभार्थियों के खाते में भी नहीं भेज रहे। इतना ही नहीं, अफसरों द्वारा आधे अधूरे बने शौचालयों का सत्यापन करके गाँव को ODF घोषित किया जा रहा है, जबकि गाँव में दर्जनों लोग अभी भी इज्जत घर से वंचित हैं। तो वहीं केंद्र की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। नियमानुसार यह सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन लोटन ब्लॉक में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ प्रधान लाभार्थियों के नाम चेक बनवाते हैं और फिर उनके हस्ताक्षर से खुद पैसे निकाल लेते हैं, जो कि लाभार्थी ऐसा नहीं करते, उनके शौचालय रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। शौचालय मिला है और 5,000 रुपया प्रधान जी दिए हैं। बाकी पैसा कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी को घूस देना पड़ता है, उसमें दे दिए हैं, इसलिए बाकी पैसा नहीं दे। 5,000 आपको नगद मिला था? नगद मिला था। नहीं, जैसे नियम तो यह है कि 12,000 का चेक आपको मिलना चाहिए। नहीं, चेक वो नहीं दिए हैं, ना तो चेक दिए हैं, ना तो खाता में दिए हैं। किसी को न चेक दिए हैं, ना तो खाता में दिए। कार्रवाई देखिए, कल संज्ञान में आया, कल एक शिकायत की गई है बसियावलपुर में, जहाँ पे कई लाभार्थियों ने कहा है कि हमें जो शौचालय का पूरा पैसा मिलना था वो नहीं मिला। तो उसकी जांच हमने DPRO को दे दी है और उसमें अगर कहीं भी लापरवाही या कहीं भी
उधर असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। इस बार आपको बता दें कि चुनाव परिणाम खंडित जनादेश लेकर आए हैं और इस चुनावों को अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। हालांकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने 2015 में जीती गई एक सीट की तुलना में इस बार 9 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी बढ़त बनाई है। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में कुल करीब 40 सीटें हैं और इनमें से 6 नामांकित होते हैं, जबकि 40 पर चुनाव होता है। इन 40 सीटों पर 7 और 10 दिसंबर को चुनाव हुए थे और इस साल की शुरुआत यानी कि फरवरी 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। आज संसद पर हमले की 19वीं बरसी रही और भारतीय लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े हमले में एक आपको बता दें, इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 कर्मियों के साथ ही 2 संसदीय सुरक्षा सेवा कर्मियों और एक बागवानी करने वाले शख्स की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार के मुताबिक यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने किया था, जिसे लेकर युवा बीजेपी नेता नवीन गोयल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हमले में शहीद होने वाले शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संसद पर हमले को आज 19 साल बीत चुके हैं। यह दिन हमारे देश के लिए काला दिन कहा जा सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। साथ ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेपी नड्डा ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया। साथ ही कुछ दिन पहले उनके संपर्क में आए लोगों की जांच कराने की भी उन्होंने अपील की है। नड्डा ने ट्वीट किया है कि कोरोना की शुरुआती लक्षण देखने पर टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में हूँ और सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो लोग इन दिनों मेरे संपर्क में आए हैं वह स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। और आपको बता दें कि नड्डा जी से पहले अमित शाह को भी कोरोना हो चुका है और अब जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं और तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस की सुविधा सोमवार से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। यह सेवा 14 दिसंबर की रात 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। मतलब ये कि आप कभी भी और किसी भी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर यह सुविधा दिन रात काम करती है। तो वहीं इस बारे में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफ़ी तेजी आई है, जिसके बाद आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि खातों में दिसंबर से अंत तक एक मुश्त यहां पर ब्याज डालेगा और यह फैसला देश भर के कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी वाला है। और इसके पहले आपको बता दें कि सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में इस ब्याज का भुगतान 2 किस्तों में करने का फैसला किया गया था। पहली किस्त में 8.15% और दूसरी किस्त में 0.35% ब्याज दिया जाना था। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस महीने की शुरुआत में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% का भुगतान करने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ दिनों में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद की सरकारी स्कूल में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली, जहां पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि स्कूल में प्रिंसिपल कार्यालय के अंदर रखे कंप्यूटर और अन्य सामान के साथ तोड़फोड़ की गई। मौके पर शराब की बोतलें दिखीं। साथ ही सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और बदमाशों की तलाश शुरू की गई है।
संसद भवन पर हुए हमले की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के बड़े नेताओं ने शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 2001 में जब हुआ था तो मैं तो था ही यहाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। बड़ी साजिश थी, सारे नेतृत्व को बंधक बनाने या मारने की कोशिश थी और उस स्थिति में देश में दंगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने और CRPF और सब ने सबको मार दिया, कोई निकल नहीं सका। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उसको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं श्रद्धा के। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल।